हेलो बच्चों। देखिए चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है ना, और अपन अब न्यूमेरिकल पार्ट के ऊपर आ गए हैं। ठीक, और मैंने यहाँ पर आपके लिए पहले से ही 6 न्यूमेरिकल लिख रखे हैं, जिनमें से कुछ एक ऑब्जेक्टिव हैं, एक आधा एग्जाम्पल होगा और कुछ पीछे से टेक्स्ट बुक के अपने न्यूमेरिकल होंगे। तो अपन इसी तरीके से एक आध वीडियो के अंदर सारे न्यूमेरिकल अपन सारे कंप्लीट कर लेंगे, चिंता न करें। उससे पहले मैं आपको सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, जो हर एक वीडियो में मैं आपको कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों। ठीक है, ताकि आपको अपडेट्स जो हैं या नए वीडियोस जो हैं वो लगातार मिलते जाएं। ठीक, और इस चैनल को, इस वीडियो को, इनको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उन्हें भी पता चले। ठीक है, चलिए तो चालू करें। छोटे छोटे से क्वेश्चन से चालू करते हैं। सबसे पहला अपना जो क्वेश्चन है वो है, वायु में स्थित इकाई धनावेश से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। देखो कितना आवेश बोल रहा है, इकाई धनावेश। इकाई धनावेश मतलब प्लस का एक कूलम से निकलने वाला क्या पूछ रहा है, विद्युत फ्लक्स पूछ रहा है। विद्युत फ्लक्स होता है फाई, और आवेश के कारण विद्युत फ्लक्स कितना होता है, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये किसने बताया था, गुलाम ने, गुलाम ने नहीं, गाउस ने बताया था। ठीक है, फिर आवेश का मान कितना लिखेंगे, एक डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। हो गया अपना सॉल्यूशन, इतना ही था। ठीक है, आप चाहें तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दीजिए, अदरवाइज इतने से काम चल जाएगा। ऑब्जेक्टिव सवाल है, आंसर इसका कितना है, एप्सिलॉन नॉट इनवर्स हो सकता है। एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जाओ तो एप्सिलॉन नॉट इनवर्स हो सकता है, अदरवाइज अपन इसे सिर्फ और सिर्फ 1/एप्सिलॉन नॉट लिख लेंगे। ठीक है, चलिए तो हो गया, ये तो सवाल इतना सही था। चलिए नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक घन के अंदर प्लस माइनस Q आवेश वाले दो विद्युत विधुर एक दूसरे के क्या है, लंबवत स्थित है। तो घन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा। देखो घन, ऐसा कुछ ऐसा मानिए, ये तो घन होता है। और इसके अंदर दो विद्युत विधुर, तो हमने बोला एक विद्युत विधुर ये और एक विद्युत विधुर ये। इसका प्लस का ये इधर क्यों, इधर माइनस का क्यों, इसका प्लस का क्यों और इसका माइनस का क्यों। टोटल आवेश देखो घन के अंदर कितना हो गया। टोटल आवेश हमें देखने को मिलेगा कि घन का, देखो द्विध्रुव का कुल आवेश वैसे भी 0 होता है। ठीक है, अब मैंने आपको ये पहले बताया कि चाहे एक द्विध्रुव रखो, चाहे 1000 द्विध्रुव रखो, चाहे लंबवत रखो, चाहे समांतर रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुल आवेश का मान कितना हो चुका है, 0 हो चुका है। अगर कुल आवेश 0 है तो गाउस के नियम से संबंधित फ्लक्स क्या होगा, समीशन Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, या फिर Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फिर इस Q का मान है कितना, 0, 0 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, मान कितना आएगा, 0। ठीक है, घन से संबंधित कुल फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। 0 आंसर है बच्चों। ये दोनों ऑब्जेक्टिव सवाल थे जो मैंने किए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो न्यूमेरिकल अपन कैसे करेंगे बच्चों, देखो कैलकुलेशन वाला पार्ट होगा और मिड में कैलकुलेशन आएगी तो मैं फोन से करूंगा। एक बार के लिए मेरे को फोन पकड़ा दो, फोन प्लीज पकड़ा दो। तो अगर बीच में कैलकुलेशन आ रही है तो फिर तो मैं कर दूंगा फोन से, अदरवाइज अगर एंड में कैलकुलेशन छूट रही है तो फिर वो कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका है। ठीक है, ओके। तो सॉल्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आपको दिख रहा है सामने, देखो एक एक्स वाई तल में स्थित लंबी समरूप आवेशित परत। तो अपने दिमाग में रखो कि एक्स वाई परत कौन सी, ये एक्स वाई हो जाएगा, ऐसा एक्स वाई मान लो, ये इसका एक्स मान लिया और ये इसका क्या मान लेता हूँ, वाई मान लेता हूँ। ठीक है, इस वाले को वाई मान लिया, तो एक्स और इस तरफ क्या है, वाई हो गया। तो एक्स वाई तल है, इसके ऊपर क्या स्थित है, एक समरूप आवेशित परत। तो इसी को ही परत मान लो आप, है ना, एक लंबी परत, इसी को ही मान लेते हैं। का पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना दिया हुआ है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा होता है क्या बच्चों, सिग्मा इज इक्वल टू कितना है, 5 गुणा 10 की घात माइनस 16 गुलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना दिया हुआ है। एक 0.5 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप जिसका अक्ष जेड अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता है, से पारित विद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। वापस से विद्युत फ्लक्स ही तो है। अब समझो बच्चों, ये आपका प्लेन है, ठीक है, ये आपका प्लेन है और इसका जेड अक्ष फिर ऐसा होगा बच्चों, है ना। तो ये मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही जेड अक्ष बना रहा हूँ, ये जेड अक्ष है। इस चीज को थोड़ा समझना,
ठीक, तो z ऐसा ऊपर की ओर ये z हो गया, ठीक, और नीचे xy प्लेन आ गया। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि वृत्ताकार लूप जो है उसका अक्ष जो है वो z अक्ष से क्या कर रहा है, 60 डिग्री का कोण बना, वृत्ताकार लूप। तो अब इसको वृत्ताकार लूप मानो, वृत्ताकार लूप z अक्ष से कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। ये लो, तो अपन ने ऐसा बोला कि ये वृत्ताकार लूप हो गया, इसको वृत्ताकार लूप माना, और वृत्ताकार लूप को ऐसा रखा कि इन दोनों के बीच में लूप ऐसा हो गया, इन दोनों के बीच में, लूप के बीच में, इसके बीच में कितने डिग्री का कोण होना चाहिए, 60 डिग्री का। तो ये लूप का अक्ष हो गया, ये लूप का अक्ष हो गया। ठीक है, अब ये लूप अगर ऐसा है वृत्ताकार लूप, तो वृत्ताकार लूप का क्षेत्रफल सदिश कहां की ओर देखेगा, ऐसा देखेगा क्या बच्चों, ऐसा ही देखेगा। तो चलिए ये क्षेत्रफल सदिश, तो हमने बोला कि इस वृत्ताकार लूप का क्षेत्रफल सदिश इस तरफ देख रहा है यूं, तो गौर करो ये टोटल 90 डिग्री का होना चाहिए अक्ष और दिशा के बीच में। हमने बोला अगर ये 60 डिग्री तो ये वाला एंगल कितना डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। इस तरफ तो क्षेत्रफल सदिश दिख रहा है वृत्ताकार लूप का, ठीक है, और वो आवेशित जो तल था वो ऐसे था, ठीक, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र कैसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, विद्युत क्षेत्र z दिशा में जा रहा होगा। तो ये जो z जो दिशा है वो किसकी दिशा है, तो हमने बोला विद्युत क्षेत्र की दिशा है। विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच में, क्षेत्रफल सदिश के बीच में कितने डिग्री का कोण दिख रहा है आपको, 30 डिग्री का। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 30 डिग्री हो गई है। वृत्ताकार लूप की त्रिज्या कितनी है, r की वैल्यू कितनी है, 0.1 मीटर है। ठीक है, चलिए पता चल गया ये कैसे 30 डिग्री आया, 60 डिग्री नहीं आएगा। यहाँ पे सॉल्व करने का ट्रिक समझिए, वो अक्ष से बोल रहा है, तो अगर अक्ष से कोण दिया हुआ है तो क्षेत्रफल सदिश से कोण कैसे देखोगे, 90 माइनस थीटा कर देना। ठीक है, तो अक्ष से कोण है तो फिर क्षेत्रफल सदिश से कोण देखा जाएगा तो 90 माइनस थीटा होगा। ठीक, चलिए तो ये दिया हुआ है, तो बोल रहा है फ्लक्स ज्ञात करो। फ्लक्स क्या होता है बच्चों, फाई, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, तो हमने बोला ई ds cos थीटा। अब वो देखो क्या बोल रहा है, परत ही तो बोल रहा है ना, परत के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फिर क्षेत्रफल में यहाँ पर संपूर्ण परत से देखूंगा और संपूर्ण पृष्ठ से देखूंगा, लूप से देखूंगा। लूप वृत्ताकार लूप था, वृत्ताकार लूप का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। और cos थीटा, थीटा की जगह कितना बच्चों, 30 डिग्री। बताओ भैया इसमें निकलेगा नहीं निकलेगा, मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, कैलकुलेशन वाला पार्ट आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। तो सिग्मा 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 ये दिया हुआ है 5 गुणा 10 की घात माइनस 16 डिवाइड 2 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी रखोगे, 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12 गुणा पाई आर स्क्वायर, पाई 3.14, फिर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.1 गुणा 0.1। ठीक है, आर स्क्वायर हो गया। कोस 30, कोस 30 का मान होता है बच्चों √3/2। साइन 30 का होता है 1/2 और कोस 30 का होता है √3/2। अब इसको आराम से बैठ करके सॉल्व करो, मात्र क्या लगाओगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, लेकिन कैलकुलेशन वाला पार्ट आप लोगों का है। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया ये कैसे देखना था। चलिए अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहा है चित्रानुसार, वो चित्र मैं बना दूंगा। ठीक है, चित्रानुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रोकूलम आवेश रखा गया है। देखो तो एक वर्ग है, वर्ग का कोई केंद्र होगा और केंद्र से कितनी ऊंचाई पर, 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर आपको क्या बताया गया है, एक आवेश बताया गया है। तो ये थोड़ा समझिए कि वर्ग जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो और 90 डिग्री का एंगल, तो ये ध्यान में रखना, ये 90 डिग्री दिख नहीं रहे लेकिन है 90 डिग्री। ठीक, और उस वर्ग का केंद्र कौन सा, जहां से उसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करे, प्रतिच्छेद करे। ठीक, वो उसका केंद्र होगा। और भुजा कितने सेंटीमीटर की है, ये 10 सेंटीमीटर की है। ठीक, इससे 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, केंद्र से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, ये 5 सेंटीमीटर है, पर क्या रख दिया उन्होंने, एक 10 माइक्रोकूलम का आवेश रख दिया। ये 10 माइक्रोकूलम का आवेश है। ठीक, फिर क्या बोल रहा है, इस वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का परिमाण ज्ञात करो। तो अब वो बोला कि इस आवेश के कारण इस वर्ग से कितना फ्लक्स गुजरेगा। पहली बात तो ये समझो कि यहाँ पर ये आवेश ढका हुआ नहीं है,
आवेश ढका हुआ नहीं है तो मेरे को ढकना पड़ेगा, क्योंकि गाउस का नियम लगाना है फ्लक्स निकालने के लिए। या तो एडीएस कोस थीटा वाला निकालें, वो नहीं बोल रहे हो तो फिर कौन सा बोलोगे, क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट वाला फॉर्मूला लगना चाहिए। ठीक है, उसके लिए अगर ये ऐसा फॉर्मूला लगाना है तो फिर आवेश ढका हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो इसको ढकोगे, अभी तो ये ढका हुआ है नहीं, ये तो बाहर है। ठीक, तो ढकने के लिए 10 और 10 का है और ये 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर है, तो आपने क्या बना दिया, एक घन बना दिया भाई। ऐसा क्या बना सकते हैं, एक घन के अंदर उसको रख सकते हैं, रख दिया उस आवेश को घन के अंदर। ठीक, और घन की प्रत्येक भुजा कितनी सेंटीमीटर की होगी, 10 सेंटीमीटर की होगी। चलो, अगर वो घन है तो ये वर्ग उस घन के लिए क्या होगा बच्चों, नीचे का तल हुआ ना, नीचे का तल एक फलक हो गया। घन में 6 फलक होते हैं, 6 में से छठा फलक हो गया ये वर्ग। ठीक है, जिसके ऊपर हम खड़े हैं ना, वो फलक हो गया बच्चों, ये बात ध्यान में रखो। ठीक है, तो हमने समझो इस चीज को, घन से पारित फ्लक्स कितना होगा, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, बीच में है ना आवेश। ठीक, घन से पारित हो रहा है तो इसका मतलब 6 फलकों से पारित फ्लक्स Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एक फलक से पारित फ्लक्स कितना होगा, Q डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। बताया था नहीं बताया था, एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल रखा है अपन ने, वो पूरा का पूरा पार्ट किया था, आपको याद हो तो। ठीक, तो ये एक फलक ही तो हुआ वर्ग है, तो एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, Q डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। Q का मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो फिर फाई की वैल्यू क्या होगी, 10 माइक्रोकूलम, 10 की घात माइनस 6, Q का मान रख दिया, फिर 6 गुणा एप्सिलॉन नॉट, कितना बच्चों, 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12। फ्लक्स है, या तो लिख दो वोल्ट मीटर, या फिर क्या लिखोगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, इस तरीके से होगा, कैलकुलेट आप लोगों को ही करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले पार्ट के ऊपर आते हैं। ओके, ये वाला जो है वो अब नहीं, न्यूमेरिकल की है शायद। ओके, तो सवाल क्या दे रखा है हमें, वो पढ़ते हैं। एक गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, 10 वोल्ट पर मीटर है, और गोले की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो अपने दिमाग में इमेजिनेशन वाली बात है बच्चों, पहले तो बना लिया गोला, और गोले की त्रिज्या बताइए कितनी बच्चों, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये गोले की त्रिज्या हो गई, और गोले के केंद्र से विद्युत क्षेत्र कहां पर दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर पर दिया हुआ है, और इस विद्युत क्षेत्र का मान कितना दिया हुआ है, 10 वोल्ट पर मीटर बोल रहा है। अब क्या बोल रहा है, गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी, अगर 8 सेंटीमीटर भी देखोगे तो गोले के बाहर ही होगा, क्यों, क्योंकि गोले की त्रिज्या तो 5 सेंटीमीटर है, तो हमने बोला 8 सेंटीमीटर की दूरी, यहां पर होगा बिंदु, बाहरी तो हुआ है हर केस के अंदर। यहाँ पर आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो अगर मैं इस वाले को E1 बोलूं तो इस वाले विद्युत क्षेत्र को E2 बोल सकता हूँ, सिंपल सा टास्क था। चलिए, तो मेरे को E2 ज्ञात करना है, E1 दिया हुआ है और दूरियां मेरे को पता है, दोनों ही बिंदु विद्युत क्षेत्र के बाहर है, विद्युत क्षेत्र के बाहर, सॉरी विद्युत क्षेत्र के बाहर नहीं, दोनों ही बिंदु गोले की सतह के बाहर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बिंदु सतह के बाहर होता है तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला कितना होता है, KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, चाहे कोई सा भी गोला हो, चाहे ठोस चालक हो, चाहे चालक हो, कैसा ही गोला हो। तो हमने बोला कि पहले वाले केस के लिए विद्युत क्षेत्र E1, और इस वाले के लिए मैं लिख सकता हूँ KQ डिवाइडेड बाय स्मॉल r1 का स्क्वायर, इस वाली दूरी को r1 लिख दिया। ठीक है, आवेश तो गोले का ही आएगा हर बार। और दूसरा वाला बिंदु भी बाहर था, तो हमने लिखा E2 और उसके लिए लिखा KQ डिवाइडेड बाय r2 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए हमें E2 निकालना है, तो हमने क्या करना है, समीकरण 1 में समीकरण 2 का डिवाइड दे देना है, KQ से KQ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि E1 बटा E2 का मान बराबर होगा किसके, R2 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर हो गया। चलो, E2 निकालना है ना, तो इसको उल्टा कर दो, E2 बटा E1 बराबर क्या हो जाएगा, R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर। तो फिर E2 का मान किसके बराबर आएगा बच्चों, E1 यहाँ से गुणा हो जाएगा, R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर गुणा होगा किससे, E1 से। देखो E1 का मान तो दिया हुआ है, R1 का मान भी दिया हुआ है, R2 का मान भी दिया हुआ है। R1 का मान कितना, 20 सेंटीमीटर, तो 20 गुणा 10 की घात माइनस 2 R1 है ना, और स्क्वायर है तो 20 गुणा 10 की घात माइनस 2, वापस से R2 कितना था, 8 गुणा 10 की घात माइनस 2, सेंटीमीटर है मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 8 गुणा 10 की घात माइनस 2।
ठीक है। E1 का मान कितना है? 10 है। बताओ ये सॉल्व हुआ नहीं हुआ? मेरे हिसाब से तो हो गया। इससे ज्यादा सॉल्व होना बचा क्या था? 4 से काट दो, 4 पंजो 20, 4 दूनी 8, 4 पंजो 20, 4 दूनी 8 और ये 2 से ये 5 बार जाएगा, 125 आ गया क्या? बटा 2, भाग लगा लीजिएगा, 62.2 आ रहा है, सॉरी 62.5 आ रहा है। तो ये विद्युत क्षेत्र आया 62.5। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर या फिर न्यूटन प्रति कूलम। हो गया ये। चलो तो कुल मिलाकर के ये भी हमारा सवाल हो गया। ठीक है, इसकी तो कैलकुलेशन कर दी मैंने, सिंपल थी ना इसलिए। ठीक है, लास्ट ये सवाल पढ़ो बच्चों एक बार के लिए। ये जो सवाल आप पढ़ रहे हैं इसी तरीके का सवाल 2020 बोर्ड में आया है, मतलब इस वर्ष का, जिस समय ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसी साल के बोर्ड का सवाल है। डेटा चेंज हो सकता है लेकिन इसी पैटर्न के ऊपर सवाल था। ठीक है, देखो इसको सॉल्यूशन भी करते हैं इसका, पहले समझते हैं सवाल को। क्या बोल रहा है? एक इलेक्ट्रॉन 0.1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अनंत रेखीय आवेश ऐसा हो गया, ऐसा मान लेते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहा है? इस अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा शायद किसी समय। चलिए, और इस अनंत रेखीय आवेश का आवेश घनत्व कितना है? 10 की घात -6 कूलम पर मीटर। ये रेखीय आवेश घनत्व हो गया। तो इलेक्ट्रॉन के वेग का मान ज्ञात करो। जिससे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है ना, वो वेग हमें ज्ञात करना है। तो समझो बच्चों, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब ये उसको अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर रहा होगा, ये वाला आवेश वितरण। कोई भी चीज किसी के चारों ओर चक्कर लगा रही होती है तो सिंपल सा देखो, पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, या फिर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि नाभिक जो है वो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल दे रहा है। किसको? इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, सूर्य जो है वो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल दे रही है। किसको? पृथ्वी को। इसलिए तो वो चारों ओर चक्कर लगा रही है। ठीक है, यही तो कॉन्सेप्ट है। तो हमने बोला कि रेखीय आवेश घनत्व के कारण लगने वाला बल इलेक्ट्रॉन पर, वो उसे अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर रहा है, mv²/r। ठीक है, अब रेखीय आवेश वितरण के कारण कितना बल लगेगा किसी भी आवेश के ऊपर? तो आवेश पे लगने वाला बल क्या होता है? Q × E होता है, नहीं होता है? तो E किसका? इसके कारण, अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। Q किसका? इलेक्ट्रॉन घूम रहा था ना उसके चारों ओर, उस पे लगने वाला बल देख रहे तो इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा। तो फिर इसको मैं E × E लिख सकता हूँ क्या? बराबर में क्या? mv²/r। r क्या है? आवेश वितरण और इलेक्ट्रॉन के बीच की ये जो दूरी है ना, इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या, वृत्तीय पथ की त्रिज्या दे रखी है 0.1 मीटर है। ठीक है, चलिए तो हमें v निकालना है। तो v² देखो भाई क्या होगा, पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, RE डिवाइड बाय स्मॉल m इज क्या हो जाएगा? v²। चलिए काम करते हैं, E क्या होता है? अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र 2k लैम्डा डिवाइड बाय r होता है। ठीक, तो हमने लिखा RE × 2k लैम्डा डिवाइड बाय r, फिर m नीचे आ रहा है इज क्या? v²। r से r क्या हो गया? कैंसिल। तो ये क्या हो जाएगा? 2k लैम्डा e डिवाइड बाय m इज v²। तो v क्या हो जाएगा? अंडर रूट होगा, नहीं होगा? चलो सॉल्व हो गया मेरे हिसाब से। क्या हुआ? 2k की वैल्यू 9 × 10 की घात 9। ठीक, लैम्डा 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 रेखीय आवेश घनत्व कितना? 10 की घात -6। इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश जो सवाल में इंडिकेट किया हुआ है, डिवाइडेड बाय m। m की वैल्यू देखो कितनी बोल रहा है वो? 9.1 होती है इलेक्ट्रॉन के लिए, लेकिन वो 9 बोल रहा है। तो 9 × 10 की घात -31। सॉल्व करो, कैलकुलेट करो, आपको वेग मिल जाएगा। और वेग का मात्रा क्या लगाओगे? मीटर पर सेकेंड। पता चल गया?
तो चलिए मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। बचे हुए न्यूमेरिकल जो है उनके कॉन्सेप्ट जो है वो अपन नेक्स्ट वाले में पूरे कंप्लीट कर लेंगे। तब तक आपको क्या करना है, सभी फॉर्मूलाज को याद कर लेना है। फॉर्मूला याद करो, अपना न्यूमेरिकल वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, हैव अ गुड डे, टेक केयर।